हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि माँ मूवी की जो स्टोरी थी वो एक बंगाली हॉरर सीरीज से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है और मैंने कहा था कि मैं उसको जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ श्वेत काली सीरीज को, जिसका जो बेसिक प्लॉट स्टोरी है वो माँ मूवी के अंदर देखने के लिए मिली है। और माँ मूवी के अंदर बस इसके अंदर एक सुपर नेचुरल एलिमेंट डालकर उसको बना दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली कहानी सीरीज जरूर पसंद आएगी। और इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप जाकर ZEE5 पर देख सकते हैं। और इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ZEE5 पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने माँ मूवी को, मैगन 2.0 को और कन्नड़ा हॉरर मूवी छू मंतर को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर जरूर उन वीडियोस को देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। डू चेक इट आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो पहला एपिसोड शुरू होता है आज से लगभग 120 या फिर 150 साल पहले, जहां पर एक हवेली दिखाई जाती है और एक जमींदार पूजा कर रहा होता है और यहाँ पर उसके लोग एक आदमी को पकड़ कर लाए थे जिसकी नरबली होने वाली थी। अब इससे पहले कि इस व्यक्ति की बलि दी जाए उससे पहले ही वो खुद को ही चोट मार लेता है। और बलि का नियम होता है कि बलि में इस्तेमाल होने वाला प्राणी या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर कोई भी खोट नहीं हो सकती। तो अब वो लोग उस आदमी की बलि नहीं दे सकते थे। अब जिसकी बलि चढ़ानी थी उसके अंदर तो खोट आ गई थी, लेकिन बलि देना भी जरूरी था। तो जमींदार के लोग उनके ही साथ के एक आदमी को पकड़ लेते हैं और पंडित जी उसकी बलि दे देते हैं और सीन इसी के साथ शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। अब इसके बाद हमें पलाश, उसकी होने वाली बीवी उर्वी और पलाश के कजन अरुण को दिखाया जाता है। अब ये लोग जो होते हैं वो खारा पानी जा रहे थे, यानी कि उसी हवेली की तरफ जो कि हमने शुरुआत में देखी। असल में उस हवेली को अरुण ने खरीद लिया था, जो कि उसे तोड़कर वहां पर एक शानदार होटल और रिजॉर्ट बनाने वाला है। अब हम हवेली में पूरे परिवार को देखते हैं और ये बहुत बड़ा फैमिली ट्री है। सब आराम से देखें और नाम ना याद हो तो एटलीस्ट इनके आप चेहरे याद रख लेना, नहीं तो आगे आपको काफी कंफ्यूजन होगी। तो भाई देखो, यहाँ पर जो इनका परिवार है ना, उसका नाम है चैटर्जी फैमिली, जिसके अंदर 3 भाई हैं। सबसे बड़ा है मोहितोष और उनकी बीवी का नाम है राधिका, जिसका बेटा है अरुण। दूसरे का नाम है मोनोतोष और उनकी बीवी का नाम है तानिमा, जिनके बेटे हैं शीमू और पलाश। और यहाँ पर शीमू की एनी नाम की एक क्रिश्चियन लड़की से शादी हुई है, जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस है। बात करें शीमू के बारे में तो वो अपनी जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और वो अक्सर शराब पीता रहता है। और इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है बॉनी। बात करें मोनोतोष के दूसरे बेटे पलाश की, तो उसकी ही शादी अभी उर्वी से हो रही है, जो कि यहाँ पर मोनोतोष और तानिमा के फैमिली फ्रेंड सुप्रियो और मधुमती की ही बेटी है। तीसरे भाई का नाम है प्रियोतोष, जिसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो उनके ही हाउस असिस्टेंट के साथ एक रिश्ते में है। और सबसे आखिर में उर्वी का पेट डॉग है जिसका नाम है गोगोल। अब इस हवेली के अंदर उर्वी और पलाश की सगाई होनी है, तो सारी फैमिलीज 2 दिन के लिए यहाँ पर आई हुई थी, यानी कि यहाँ पर इतने सालों से कोई नहीं रह रहा था। खैर, अब हम हवेली के बारे में और जान लेते हैं। तो ये काफी ज्यादा पुरानी है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे कि लाइट जो है वो 2nd फ्लोर पे तो है, लेकिन पहले फ्लोर पर कोई लाइट नहीं है। ये हवेली गांव के पंडित जी के बेटे बबलू ने ही दिलवाई थी, जो कि यहाँ का ही एक कॉन्ट्रैक्टर है। तो वो लोग उसे लाइट्स और बाकी चीजें ठीक करवाने का ही काम सौंप देते हैं। खैर, अब तक उर्वी, अरुण और पलाश भी यहाँ पर आ चुके थे और अरुण बॉनी के लिए एक पोलारॉइड कैमरा लेकर आया था, जिसके अंदर फोटोज जो है ना वो इंस्टेंटली प्रिंट हो जाती हैं। अब ये हवेली उर्वी को काफी पसंद आती है और पलाश उसे उनके रूम के बारे में बताता है, जिसके सामने ही गाँव का तालाब भी है। वो ये बताता है कि गाँव का जमींदार यहीं से सभी लेडीज को नहाते वक्त देखा करता था। लेकिन तभी गोगोल जो होता है वो यहाँ आकर बार बार भौंकने लगता है, लेकिन उर्वी अभी उस पर इतना ध्यान नहीं देती। खैर, अब हम गांव के कुछ लोगों को भी देख पाते हैं जो कि हवेली के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो हवेली श्रापित है जहां पर भूतों का वास है और बबलू को वहां पर लोग नहीं लाने चाहिए थे, वो नहीं बेचनी चाहिए थी। वो 200 साल से बंद पड़ी हुई थी जहां आज तक कोई नहीं गया। इवन दो लोग जंगल तक भी पार नहीं करते थे, कैसे भी करके वहां तक नहीं जाते थे। और तभी एक आदमी ये कहता है कि कुछ तो अनर्थ होने वाला है। तभी दूसरी ओर हम हवेली के हाउस हेल्प काशी को देखते हैं, जो कि थोड़ा अजीब सा व्यक्ति है, लेकिन वो एनी का बहुत बड़ा फैन है, जिसके साथ वो सेल्फी लेने की बात करता है और वो काफी अनकंफर्टेबल सी हो जाती है, लेकिन फिर भी सेल्फी के लिए मान जाती है। अब तभी हम बबलू को देखते हैं, जो कि यहाँ मेंटेनेंस का काम करवा रहा था, जिसे खुदाई के वक्त एक बड़ा सा अजीब सा इंसानी दांत मिलता है और इससे उसके मजदूर डर जाते हैं कि हवेली पहले से शापित है। उनका ये कहना था कि यहाँ पर पहले से भूत है और ये दांत जो है वो इंसानी लग ही नहीं रहा था, वो किसी दैत्य का दांत लग रहा था। लेकिन बबलू सबको शांत करवा देता है कि वो लोग अपना मुंह बंद रखें और बदले में वो सबकी पगार बढ़ा देगा, क्योंकि ऐसे बात बाहर आने पर हवेली को बेचने की दिक्कत आएगी।
अब रात को सभी लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और बॉनी यहाँ वहाँ फोटोज क्लिक करता घूम रहा था, जिसके पीछे हम किसी लेडी को घूमता हुआ देखते हैं जो कि अचानक से गायब भी हो जाती है। अब सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जमींदार को किन्हीं कारणों की वजह से अपनी ही अपाहिज बीमार माँ की बलि देनी पड़ी थी, जिसमें उसे काफी दुख हुआ, लेकिन उसने बलि दी जरूर थी। मतलब कि यहाँ पर जो बलि चढ़ रही थी वो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि किसी की भी जान से ज्यादा जरूरी चीज, और इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर था, यानी कि यहाँ पर बलि देने का कोई खास मकसद रहा होगा। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, सभी लोगों को अचानक से कोई आवाज आती है और वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो हॉल के सामने एक दीवार टूट गई थी, जिसके पीछे एक और जगह थी। सभी परेशान हो जाते हैं कि ये दीवार कैसी है, कैसे टूट गई, और बबलू ने उनको इसके बारे में बताया क्यों नहीं था। अब काशी ये कहता है कि उसने बबलू से पहले ही कहा था कि यह हवेली ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी क्योंकि यहाँ पर भूत हैं, और अभी वो लोग सोने चले जाएं और वो जाग रहा है तो वो यहाँ पर साफ सफाई करवा देगा, जिसके चलते सभी जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो दीवार और टूट जाती है और एक झलक दिखाई देती है। वो लोग दीवार को और तोड़ते हैं और अब सामने आती है काली माँ की एक विशाल काय प्रतिमा, लेकिन ये प्रतिमा सफेद थी और इसे ही कहते हैं श्वेत काली, जिसके साथ ही पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है जमींदार और उसकी पत्नी से, जहाँ पर उनके अभी बच्चे नहीं हो रहे थे। तो जमींदार की पत्नी अक्सर भावुक सी रहा करती। उन दोनों के बीच बहुत प्रेम है, लेकिन दोनों के बीच इंटीमेसी बहुत ज्यादा खराब है और इस चीज पर जमींदार अपनी पत्नी पर चिड़ा चिड़ा सा रहा करता। खैर अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर बबलू, उसके पिताजी पंडित जी और गाँव के प्रधान और गाँव के ढेर सारे लोग हवेली आ चुके थे, क्योंकि श्वेत काली का मिलना एक बहुत बड़ी बात है। अब चैटर्जी परिवार बबलू से पूछता है कि ये क्या है भाई, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि किसी को भी नहीं पता कि श्वेत काली हवेली के अंदर है और अब तक सबको यही लग रहा था कि उनको विसर्जित कर दिया गया होगा। और अभी वो अपनी उंगली काट कर अपने खून से श्वेत काली प्रतिमा के चरण को छूते हैं। अब गांव के प्रधान बबलू के ऊपर गुस्सा करते हैं कि उसने मना किया था कि गांव में किसी बाहर वाले को ना लाया जाए, और इसमें चैटर्जी परिवार की भी गलती है कि हवेली खरीदने से पहले उनको चेक करना चाहिए था, और चेक तो छोड़ो, उन्होंने अब तक किसी से मिलकर बात भी नहीं करी थी। खैर अब यहाँ पर सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं और तभी चैटर्जी परिवार का ये कहना था कि उन्होंने कभी भी किसी मंदिर के अंदर श्वेत काली को नहीं देखा। वहीं गांव वाले तो डरे हुए थे, जो कि ये कह रहे थे कि फिर से माँ का गुस्सा बरसेगा और महामारी लौट कर आएगी। अब यहाँ पंडित जी चैटर्जी परिवार को ये बताते हैं कि श्वेत काली माँ एग्जिस्ट करती हैं और आज से दशकों पहले एक योगी यहाँ पर आया था जिसने की घोर तपस्या करी थी और सिद्धियां प्राप्त करी थी, जिसके बाद जमींदार को काली माँ का रिचुअल सिखाया था। अब आगे चलकर गांव में बीमारी आई और लोग मरने लगे, तो सबको यही लगा कि माँ बीमार है, जो कि भक्तों को सेवा के लिए अपने पास बुला रही हैं। जमींदार ने ये सब रोकने के लिए श्वेत काली प्रतिमा की स्थापना करी, जिसका मतलब था माँ बीमार है और अभी उन पर खून और काला रंग नहीं है। उन्होंने पूर्णिमा की रात से पूजा शुरू करवाई थी, जिसमें नर बलि दी जाती थी, और ये जो बलि हुआ करती थी ना, वो इंसान की खुद की इच्छा से हुआ करती, मतलब कि वो खुद से बलि को एग्री होगा और खत्म होने के बाद वो ऊपर जाकर माँ की सेवा करेगा, और जब माँ स्वस्थ हो जाएंगी वो अपने काले रंग में वापस आएंगी, यानी कि काली माँ बनकर। अब हर पूर्णिमा को पूजा शुरू होती, बलि होती, और आखिरी जमींदार नरेंद्र प्रताप बीमार हुए थे तो उन्होंने पूजा शुरू करवाई थी। लेकिन धीरे धीरे गाँव वालों का एहसास हुआ कि वो छुप कर और लोगों की बलि दे रहे हैं, तो सबने हवेली के ऊपर हमला कर दिया और तब से ही पूजा रुक गई थी, यानी कि शुरुआत वाले सीन में। अब ठीक 7 दिन बाद होता यह है कि कॉलेरा यानी कि हैजा की महामारी आई थी और गांव को उसने जकड़ लिया था, जिसमें लोग, जानवर और फसल तक खत्म हो गई। इसलिए गांव का नाम यहाँ पर खारा पानी है। अब पंडित जी यहाँ पर सब इसलिए जानते थे क्योंकि यहाँ पर उनकी 9 जनरेशंस पंडित वाला काम कर चुकी है और पूरी विधि, इतिहास सब कुछ लिखा हुआ था। अब उन्होंने ये कहा कि ये गांव ट्राइबल गांव था, लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो तभी यहाँ पर सबसे छोटा भाई प्रियोतोष ये कहता है कि उनका प्रतिमा से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि माँ ने खुद दर्शन दिए हैं और यहाँ पर राजबाड़ी में उनकी पूजा होती थी, तो फिर से ये पूजा होना जरूरी है। वो आगे कहते हैं कि अगर पूजा नहीं कराई गई तो माँ का गुस्सा और श्राप गाँव को खत्म कर देगा, और ये पूजा पूर्णिमा की रात यानी कि अगली नाइट से ही 3 दिन की पूजा शुरू होने वाली है, जिसमें जीव बलि भी होगी और उसके बाद ही वो माँ को गंगा में विसर्जित कर सकेंगे। और अभी तक पूजा इसलिए नहीं हुई होगी क्योंकि सबको लगता था कि माँ गंगा के अंदर विसर्जित हो चुकी हैं और यहाँ के बारे में कोई जानता ही नहीं था कि उनकी प्रतिमा अभी भी यहीं पर थी। खैर अभी के लिए पंडित जी, प्रधान और गांव वाले लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और चैटर्जी परिवार आपस में बात करने लगता है, जहां पर सबके बीच थोड़े बहुत मतभेद भी होते हैं। एज मोस्टली बड़े लोग ये चाहते थे कि सबकी भलाई के लिए पूजा अच्छे से हो जाए और बलि भी हो, और तब तक वो सगाई भी टाल सकते हैं। लेकिन बच्चों का ये मानना था कि ये सब फालतू बातें हैं, और एक लंबी बहस के बाद सभी मान जाते हैं। लेकिन उर्वी जो होती है वो जीव बलि के लिए यानी कि इंसानी बलि के लिए साफ इनकार कर देती है। खैर अगले दिन पंडित जी घर आकर ये समझाते हैं कि बिना बलि के पूजा अधूरी है
और अगर उन्होंने बलि नहीं दी तो माँ खुद आकर अपनी बलि ले जाएगी, जिस पर अरुण कहता है कि ऐसा होने दो और अभी बिना बलि के ही पूजा पूरी करो। अब रात को पूजा शुरू होती है और सभी खुशी से अच्छे से पूजा में शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ बबलू की बाकी लोगों से बहस हो गई थी और जब वो देखता है कि गोगोल अभी पूजा में शामिल है तो फाइनली पहली रात की पूजा कंप्लीट हो जाती है। और अभी अरुण को उसकी गर्लफ्रेंड माया का कॉल आता है जिसको किसी ने देखा नहीं था, तो सब उसे छेड़ते रहते थे। अब रात को वो अकेले में स्मोक करने छत पर आता है तो हम उसी औरत के साये को उसके पास देखते हैं, जिसकी आहट से वो पलटता है, लेकिन अब तक वो गायब हो गई थी। अब हम किसी फीमेल को घर के अंदर घूमता हुआ भी देख पाते हैं और अगले दिन सबको गोगोल की सर कटी लाश मिलती है जिसकी जुबान भी गायब थी, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और हम श्वेत काली के खड़क पर खून लगा हुआ देख पाते हैं, यानी कि सबको यही लग रहा था कि ये बलि माँ ने खुद ली है। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरा एपिसोड शुरू होता है नरेंद्र प्रताप से ही, जो कि एक आदमी को जबरदस्ती अपनी ही पत्नी के साथ इंटीमेट होने के लिए लाता है और दोनों को जबरदस्ती इंटीमेट होने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वो दोनों ही मना करते हैं, जिससे कि वो काफी गुस्सा हो गया था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में उर्वी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई थी, जिसे पलाश संभालता है और अब तक घर में पुलिस भी आ गई थी। खैर अब उर्वी बबलू को देखकर गुस्सा करती है कि उसने गोगोल को बाहर भेजना चाहा था, लेकिन किसी ने उसे पूजा से जाने नहीं दिया, तो गुस्से में आकर उसने ही गोगोल को खत्म कर दिया होगा। तब बबलू ये कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। तभी यहाँ पंडित जी कहते हैं कि माँ को बलि देना पूजा का नियम होता है और बलि नहीं दी गई तो माँ ने खुद ही अपनी बलि ले ली। अब पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल से बात करता है कि बबलू के आगे एक ब्राइट पॉलिटिकल करियर है, तो वो ऐसी गलती तो नहीं कर सकता, जिस पर कांस्टेबल ये कहता है कि शायद माँ ने खुद ही बलि ले ली होगी, मतलब कि किसी को पदस्थ किया और फिर उस व्यक्ति ने बलि ले ली है गोगोल की। खैर अब तक प्रधान और बाकी लोग वहाँ पर आ गए थे और तभी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें पंडित जी कहते हैं कि जब जब माँ के रिचुअल्स में कोई भी विघ्न आता है तो उस परिवार के बच्चे और औरतों पर संकट आता है और विघ्न डालने वाले के सबसे चहीते को कीमत चुकानी पड़ती है। अब जैसे कि कल उर्वी ने बलि रोकी थी, जिसके चलते हुआ ये कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करती है जैसे कि गोगोल से, तो उसको कीमत चुकानी पड़ी। खैर अब तक चैटर्जी परिवार पूरी तरह से डर गया था, तो वो पंडित जी से कहते हैं कि वो उनको अरेंजमेंट्स करके दे रहे हैं और वो पूजा को जारी रखें, लेकिन अब ये परिवार यहाँ पर नहीं रह सकता। अब सभी लोग यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं कि इसी बीच एनी उर्वी से कहती है कि शायद किसी खास ने ही गोगोल को खत्म किया है, क्योंकि मोहितोष नहीं चाहते कि अरुण यहाँ होटल का बिजनेस करे। खैर अब तक अरुण वहाँ पर आ जाता है, जिससे उर्वी कहती है कि वो वादा करे कि यहाँ पर होटल बनाएगा और एक स्वीट गोगोल के नाम पर रखेगा, और वो ऐसा ही वादा करता है। तभी हम अरुण के माता पिता को देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ को भी ऐसा ही लग रहा था कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है, पक्का सगाई से कोई खुश नहीं है जिसके चलते ये करा गया। अब थोड़ी देर के बाद में सभी रेडी हो जाते हैं और उर्वी गोगोल की बॉडी साथ ले जा रही थी, जो कि पलाश से ये कहती है कि उसके 2 दांत मिसिंग हैं और पलाश भी नहीं समझ पाता कि कोई उसकी जुबान क्यों काटेगा। अब सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन अब तक पूरा गांव वहाँ पर आकर हंगामा शुरू कर देता है कि वो लोग वहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने पूजा का नियम तोड़ा, जिसके चलते गांव का एक व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा गया और ऐसे अगर वो पूजा को छोड़कर चले गए तो गांव के ऊपर संकट आएगा, जो कि वो नहीं चाहते। सभी लोग काफी गुस्से में थे और मरने काटने तक की बात शुरू हो जाती है, तो पुलिस ऑफिसर सबको शांत करता है और प्रधान ऐलान करते हैं कि जब तक पूजा पूरी नहीं हो जाती तो चैटर्जी परिवार यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, जिससे कि पूरा परिवार परेशान हो गया था। अब मोहितोष जो होता है वो प्रशासन से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ये मामला जो था वो रिलीजन से जुड़ा हुआ था, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, यानी कि लोगों के बिलीफ को कभी भी नुकसान मत पहुंचाना, ठेस मत पहुंचाना, नहीं तो वो आपको ही नुकसान पहुंचा देंगे। खैर अब रात को कुछ मजदूर दांतों के बारे में बात कर रहे थे और उर्वी ये बात सुन लेती है, तो वो उनसे पूछती है कि उन्हें किसके दांत मिले हैं, तो वो बताते हैं कि वो किसी दैत्य के दांत थे और ये जगह किसी वक्त माँ काली का घर हुआ करता था और बहुत सारे दैत्य उनके सेवक थे, तो ये उनमें से ही किसी एक का दांत हो सकता है। खैर थोड़ी देर के बाद में उर्वी, अरुण और पलाश आपस में बात करते हैं और अब उनको भी शक हो रहा था कि किसी खास व्यक्ति ने ही गोगोल को खत्म किया होगा। अब रात को पूजा शुरू होती है और बलि की तैयारी होती है, लेकिन पंडित जी ये कहते हैं कि बलि के लिए आई हुई बकरी के कान पर चोट लगी हुई है, मतलब कि अब उसकी बलि नहीं दी जा सकती। सभी गाँव वाले परेशान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ कोई तो बुरी शक्ति, बुरी आत्मा है जो कि पूजा सफल होने नहीं दे रही है और आज फिर किसी मासूम की जान जाएगी। पंडित जी भी परेशान थे, जो कि माँ से विनती करके ये पूछते हैं कि अब किसका रक्त उन्हें शांत करेगा। और हम रात को एक लेडी को घर में फिर से घूमता देखते हैं, जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चौथा एपिसोड शुरू होता है नरेंद्र प्रताप की पत्नी से, जिसको आखिरी टाइम का ट्रॉमा था, जहां पर उसके पति ने किसी और मर्द के साथ उसे इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया था और ये चीज इसको हॉन्ट कर रही थी। खैर आज वो पूरी तरह से सुहागन की तरह तैयार होती है और जहर पी लेती है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर खत्म होता है।
अब हम चैटर्जी परिवार को फिर से देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है और डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे सेफ रहा जाए, जहाँ पर प्रियोतोष का कहना था कि सभी लोग पूरी रात कमरों में रहें और सुबह ही बाहर निकलें। वहीं दूसरी ओर पलाश और अरुण आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर पलाश कहता है कि उसने मोहितोष की विल देखी है जिसके अंदर शिमू के लिए कंडीशन थी कि जब उसका दूसरा बच्चा पैदा होगा तब उनको प्रॉपर्टी मिलेगी। अब हम बबलू को देखते हैं जिससे पंडित जी कहते हैं कि वो कोई भी धंधा करे, कैसे भी पैसे कमाए, बस उसकी वजह से पूजा में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, जिसको सुनकर वो काफी चिढ़ जाता है। क्लियरली यहाँ पर बाप बेटे के बीच में बनती नहीं थी। एनीवेज थोड़ी देर के बाद में पंडित जी के पास गाँव की कुछ महिलाएं आती हैं और कहती हैं कि अब किसकी मौत होगी, तो वो कहते हैं कि गाँव वालों को माँ कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन चैटर्जी परिवार के साथ क्या होता है इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर हम हवेली के अंदर मेड्स को देखते हैं जिनको उस लेडी की पायलों की आवाज आ रही थी और वो प्रियोतोष की लव इंटरेस्ट कनन को उसके बारे में बताती है। यहीं पर बॉनी भी कैमरा लेकर यहाँ वहाँ फोटोज खींच रहा था, वही कैमरा जो कि उसको गिफ्ट में पोलरॉइड कैमरा मिला था। और अब तक उर्वी को भी पायलों की आवाज सुनाई देने लगती है। खैर अब बाहर देखा जाता है तो घर से बाहर बबलू घूम रहा था जो कि घर में आता है और वो इससे परेशान हो जाती है। खैर अब वो साया उसे यहाँ वहाँ घूमता हुआ भटकता हुआ दिखाई देता है जिससे कि वो काफी डर जाती है। खैर अब उसे बॉनी मिलता है जो कि बलि वाले स्थान और श्वेत काली की फोटोज निकाल रहा था जिसको वो सोने के लिए भेज देती है। और अब तभी उसकी नजर श्वेत काली की प्रतिमा पर पड़ती है जिनकी खड़क गायब थी और इससे वो काफी परेशान हो जाती है। उसको समझ आ गया था कि अगली बलि का वक्त हो गया। अब अगले दिन जब सभी लोग जागते हैं तो मोनोतोष के रूम का दरवाजा नहीं खुल रहा होता, जिसको सभी तोड़कर अंदर जाते हैं तो वो वहां पर सदमे में सहमा हुआ कोने में बैठा हुआ था और उसकी वाइफ की सरकटी लाश वहीं पर पड़ी हुई थी जिनकी जुबान गायब थी, वो भी काट ली गई थी। और इसी के साथ चौथा एपिसोड खत्म होता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत में सभी बहुत ज्यादा पैनिक में थे कि ये क्या हो गया, अब आगे वो क्या करें, और परिवार काफी डरा हुआ था। शिमू तो डिप्रेस्ड हो चुका था, वहीं अरुण की तबीयत सी खराब हो गई थी और पलाश यहाँ पर अपनी सुध बुध खो बैठा था। उर्वी और अरुण आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर उर्वी बताती है कि उसने बबलू को घर के बाहर देखा था और फिर काली माँ का साया भी देखा, लेकिन उसे लगता है कि ये कोई व्यक्ति है जो कि उनको डराने की कोशिश में लगा हुआ है और ये सारी बातें झूठी हैं जो कि यहाँ पर गाँव वाले बोल रहे थे। तभी हम प्रियोतोष को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर के साथ था और ऑफिसर पर अभी काफी ज्यादा प्रेशर होता है। हालांकि सभी प्राइम सस्पेक्ट यहाँ मोनोतोष को ही मान रहे थे कि उसने ही अपनी बीवी को खत्म कर दिया क्योंकि बाहर से दरवाजा बंद हो रखा था और कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। दूसरी ओर उर्वी की माँ उसके लिए परेशान हो चुकी थी और शादी से इनकार करने की भी बात करती है। खैर राधिका भी उर्वी से यही कहती है कि यह परिवार अच्छा नहीं है और वो शादी ना करे क्योंकि उसके पति ने हमेशा उसे टॉर्चर ही किया है और वो बहुत पुरानी सोच का व्यक्ति है। खैर इसी बीच उर्वी अरुण से बबलू के बारे में बात करती है कि उसके पास घर की मास्टर कीज रहती है और उसे उस पर शक है। तभी हम शिमू को देखते हैं जो कि खुद डिप्रेशन में है लेकिन बॉनी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। खैर अब रात को उर्वी और अरुण साड़ी पहनकर भेष बदलते हैं और बबलू के घर में चेक करने जाते हैं क्योंकि पुलिस को तानिमा की जीप कहीं पर भी नहीं मिली थी। अब उन लोगों को घर के अंदर एक सीक्रेट डायरी मिलती है जिसकी वो फोटो ले लेते हैं, लेकिन अब तक बबलू घर आ जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। अब वो फोन वाले व्यक्ति से कहता है कि जैसा उसने कहा वैसा किया, लेकिन अब वो प्राइम सस्पेक्ट है और वो फंसा तो उसको भी फंसा देगा, तो वो उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दे दे। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में पक्का बबलू को कोई ना कोई जानकारी थी, या फिर ये कहें कि जो व्यक्ति उसको फोन कर रहा था उसको भी इस बारे में जानकारी है। अब छठा एपिसोड शुरू होता है बबलू के घर से जहां पर उर्वी और अरुण छुप गए थे और मौका पाकर वो वहां से भाग जाते हैं। घर आकर उर्वी उस डायरी को पढ़ती है और इसके अंदर नरेंद्र प्रताप के बारे में लिखा हुआ था जिनकी हम कहानी अब जान पाएंगे। तो नरेंद्र प्रताप जिसको अब तक हम देखते आ रहे थे वो यहाँ के जमींदार थे और वो असल में इम्पोर्टेंट थे, यानी कि वो किसी के साथ इंटीमेट हो नहीं सकते थे, जिनकी पहली पत्नी ने उस ट्रॉमा से खुद को खत्म कर लिया और फिर उनकी माँ ने एक कम उम्र की लड़की से उनकी शादी करवा दी। लेकिन कमी लेडीज के अंदर नहीं थी, उनके अंदर थी, तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ और उनका गुस्सा बढ़ता चला गया और अब उनको अपनी पहली पत्नी सब जगह दिखती थी जिससे कि वो काफी परेशान रहने लगे। अब शुरुआत में तो वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे लेकिन दिल से काफी अच्छे थे, तो उन्होंने उसको हर एक खुशी देने की कोशिश करी, लेकिन वो हर बार इंटीमेसी की कोशिश करते करते फेल हो जाते, जिसका गुस्सा वो अपनी बीवी और प्रजा पर निकालने लगे। अब एक दिन उनके बचपन का दोस्त देवनाथ उनसे मिलने आता है जो कि एक योगी हो गया था और वो उसे अपनी समस्या बताते हैं। देवनाथ उन्हें श्वेत काली के बारे में बताते हैं कि कैसे ट्राइबल्स उनकी पूजा करते थे और उनकी पूजा करने पर कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब नरेंद्र प्रताप ने ही श्वेत काली माँ की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करवाई थी और पूजा की भी शुरुआत करवाई। अब वो छुपकर बलि देने लगे थे और यही सीन हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। अब डायरी में उनके पंडित के बारे में लिखा हुआ था और उर्वी समझ जाती है कि ये पंडित अभी वाले पंडित का ही पूर्वज है और उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
अब 7वें एपिसोड की शुरुआत देवनाथ और नरेंद्र प्रताप से शुरू होती है, जहां देवनाथ आगे की विधि बताते हैं कि अब उन्हें अपने सबसे चहीते की बलि देनी होगी और वो बड़े दुख के साथ अपने प्यारे घोड़े की बलि देते हैं। अगले स्टेप को तो सुनकर वो हिल जाते हैं, लेकिन विधि पूरी करनी ही होगी वरना यहाँ पर दिक्कत हो जाती। और अगली बलि देनी है एक स्त्री की, तो उनको अपनी माँ की ही बलि देनी पड़ेगी। अब वो इससे बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये तो वो कैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन देवनाथ उनको समझाता है कि माँ वैसे भी बीमार है और ऐसे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। खैर अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है और उर्वी को पंडित जी अपने पास बुलाते हैं और गोगोल के जो 2 दांत मिसिंग थे वो उनको वापस देते हैं, ये कहते हुए कि प्रतिमा के पैर के नीचे ये मिले थे और उनका मानना है कि कोई तो इस जगह पर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और तो और उर्वी खुद को सेफ रखे। यानी कि पंडित जी भी समझ गए थे कि ये सारी गड़बड़ चल रही थी। खैर वो उन्हें अपने साथ ले जाती है और नरेंद्र की वो डायरी दिखाकर पूछती है कि क्या वो सब कुछ जानते हैं और क्या नरेंद्र प्रताप ने सच में अपनी माँ की बलि दी थी, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ वो सब जानते हैं और उन्होंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि इतनी जानकारी किसी को मिली ही नहीं थी, तो किसी ने पूछा भी नहीं। और जमींदार के राज हमेशा दफन रह गए, यानी कि उनके राज हमेशा राज ही रहे। वो आगे बताते हैं कि तब के पुजारी यानी कि गंगा ठाकुर उनके दादाजी थे जिन्होंने उन्हें बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। तो नरेंद्र प्रताप को 3 बलि देनी थी और यहाँ पर अपनी कंडीशन के चलते वो बिल्कुल पागल सा हो चुका था। अपनी पत्नी को सुख देने के चक्कर में वो पगला गया था। तो यहाँ पर देवनाथ ने उनको किसी तरह मना लिया था कि वो अपनी माँ की बलि दे दे, लेकिन देवनाथ का प्लान तो कुछ और ही था। असल में वो उनकी दूसरी बीवी के साथ अफेयर में था और जब नरेंद्र प्रताप ने अपनी माँ को खत्म किया तो वो पगला गए। सबसे बड़ी बात कि उनका जो मैनेजर था ना वो देवनाथ से मिला हुआ था, तो उसने बलि वाली बात गांव में फैला दी और सब लोग हमला करने आ गए। और अब तक देवनाथ और नरेंद्र की दूसरी पत्नी पूरा सोना जेवर सब कुछ लेकर भाग गए थे और नरेंद्र प्रताप ने जहर खाकर खुद को खत्म कर लिया क्योंकि उसने अपनी मूर्खता में आकर अपने प्यारे घोड़े की अपनी माँ की बलि दे दी थी। अब जैसा कि देवनाथ ने बताया था कि इस पूजा के अंदर 3 बलि देनी होती है। सबसे पहले अपने चहीते जानवर की, दूसरी बलि माँ की और तीसरी बलि किसी मर्द की। लेकिन नरेंद्र प्रताप तीसरी बलि नहीं दे पाए और जो तीसरी बलि देनी होती थी ना वो खुद ही इंसान को देनी होती जिसने की ये पूजा शुरू करवाई। और आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग वाली पूजा बस शुरू करने के लिए ही थी। खैर वो आगे बताते हैं कि तीनों बलि के बाद में बलिदान किए हुए लोगों की या फिर जानवर की जो जीभ होती है उसको निकालकर शहद के साथ खाना होता है। और देवनाथ ने समझाया था कि मेल जेनिटल्स और टंग मसल से ही बने होते हैं जिससे कि इम्पोर्टेंसी दूर हो सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पर उसे बेवकूफ बनाया गया था। जो उसका सबसे सच्चा मित्र था उसने ही उसको बेवकूफ बना दिया, वो भी लड़की के चक्कर में। खैर उर्वी ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अब कौन ये खून कर रहा है। तो वो ये कहते हैं कि अगर उनका अनुमान सही है तो माँ बलि लेने खुद आई है और उर्वी सही है तो उसके परिवार से ही कोई होगा जो कि ये सब खून कर रहा है। और अब उर्वी चीजों को नोटिस करने लगती है और उसको वो कंडीशन याद आती है कि जब शीमू का दूसरा बच्चा होगा उसे तभी विल के अंदर हिस्सा मिलेगा। तो असल में बॉनी जो है वो एनी की पहली शादी से हुआ लड़का है और वो शीमू का असल बेटा है ही नहीं और उसे अब लगने लगता है कि शीमू ही ये सब कर रहा है। खैर अब वो पलाश से इस चीज के बारे में बात करती है, लेकिन ये सुनकर वो काफी टेंशन में आ गया था और उल्टा उससे ही बहस कर लेता है। अब वो अरुण से ये डिस्कस करती है तो वो भी यही कहता है कि वो गलत सोच रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है और सेम लॉजिक सही हुआ भी तो खतरे में सिर्फ एक है और वो है बॉनी। खैर अब शाम हो जाती है और पूजा का वक्त हो गया था, लेकिन अब बकरी और उसको गार्ड करने वाला काशी दोनों ही गायब थे। उर्वी पंडित जी के पास आकर कहती है कि ये तो उनकी माँ ने नहीं किया होगा ना, जिस पर वो कहते हैं कि अगर माँ ने बलि ली है तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर माँ नहीं है तो क्या नरेंद्र प्रताप अपना अधूरा काम करने वापस आया है और अब वो उर्वी का साथ देंगे और आज वो किसी मासूम की जान नहीं जाने देंगे। जिसके साथ ही 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल एपिसोड पर जिसके अंदर सारे असली पत्ते खुल जाएंगे। 8वां एपिसोड शुरू होता है अरुण से ही, जिसको किसी का कॉल आता है और वो पलाश को जल्दी से जगाता है कि मोनोतोष की तबीयत बिगड़ गई है और उनको जल्दी से चलना पड़ेगा। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अब उर्वी भी उनका पीछा करती है जिसको पहले से ही अंदाजा था कि सीन क्या था। अब अरुण पलाश को जंगल के रास्ते पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगता है जिनका पीछा बबलू भी कर रहा होता है। वहीं उर्वी घर के बाहर वाले कांस्टेबल से पूछती है तो वो ये बताता है कि आगे के दरवाजे से तो कोई भी नहीं गया, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है। वो बाकी कांस्टेबल के साथ उनको ढूंढने लगती है और वो समझ जाती है कि उसे जो करना है जल्दी करना होगा क्योंकि खूनी जानता है कि वो खूनी तक पहुंच चुकी है। खैर अब हम अरुण को पलाश के साथ देखते हैं जो कि अब सच बोलना शुरू कर देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो आपको याद होगा कि जैसे यहाँ के जमींदार नरेंद्र प्रताप के साथ दिक्कत थी, सेम दिक्कत यहाँ पर अरुण के साथ में थी। और अरुण असल में बचपन से ही उर्वी से प्यार करता था और वो भी इम्पोर्टेंट था जिसने की ये हवेली खुद खरीदी और उसे श्वेत काली की प्रतिमा मिली।
यानी कि वो दीवार भी उसने ही वहां पर बनवाई थी और उसे पूरा रिचुअल पहले से ही पता चल चुका था और फिर वो अपने परिवार को यहाँ पर लेकर आया। उसका प्लान था कि वो बलि देकर उर्वी को पालेगा और खुद भी ठीक हो जाएगा और ये करते हुए उसने खुद ही सारी बलि दी है, एक बिलव डॉग की यानी कि गोगोल की, क्योंकि वो उर्वी को चाहता है तो उसके डॉग को भी वो चाहता था। अब दूसरी बलि होनी थी माँ की, तो यहाँ पर तानिमा उसे उसकी सगी माँ से ज्यादा चाहती थी तो उसने उनको ही खत्म किया, यानी कि मोनोतोष ने कुछ भी नहीं किया था। अब बात रही तीसरे सैक्रिफाइस की, तो यहाँ पर वो अभी होना बाकी है जो कि होगा पलाश का, यानी कि एक मेल का सैक्रिफाइस जिससे वो प्यार करता हो। अब पलाश ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर अरुण ऐसे कैसे कर सकता है। वहीं उर्वी पुलिस ऑफिसर और फोर्स के साथ दोनों को ढूंढ रही थी और हुआ ये था कि राधिका की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर आया था और वो डॉक्टर अरुण से उसकी मेडिसिन के बारे में पूछता है। तो उर्वी खुद डॉक्टर ही है तो वो समझ जाती है कि ये मेडिसिन तो फूड पॉइजनिंग में इस्तेमाल होती है जब इंसान कुछ अनयूजुअल खाता है, और अरुण जीभ खा रहा था जैसा कि इस रिचुअल के अंदर होना चाहिए था। और यही रीजन था कि जीभ जो थी यानी कि गोगोल की और यहाँ पर माँ की जीभ गायब थी। अब बबलू यहाँ पर पलाश को पकड़ लेता है और अरुण बबलू को जान से मार डालता है क्योंकि वो सारा सच जान चुका था, यानी कि फोन पर भी यहाँ अरुण ही था। खैर अब अरुण तीसरी बलि दे यानी कि पलाश को खत्म करे उससे पहले ही वहाँ पर उर्वी पुलिस फोर्स के साथ आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन सभी लोग पंडित जी से माफी मांगते हैं कि उनकी वजह से उनका बेटा मारा गया और वो भी माफी मांगते हैं कि उनके बेटे ने पाप में साथ दिया। उर्वी अब पूरा केस सबको समझाती है कि कैसे अरुण को सब कुछ पहले से पता था और उसने बबलू को अपने साथ शामिल कर लिया और बबलू ही माँ काली बनकर घूमा करता था। फिर पहले अरुण ने गोगोल को खत्म किया, फिर सबके खाने में नींद की दवाई मिलाकर तानिमा को खत्म किया और इसलिए दरवाजा अंदर से बंद था। और आज उसने काशी को पैसे देकर गोट के साथ दूर भेज दिया था। और सबसे बड़ी बात की शुरुआत में अरुण सबको यही कहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं था, तो असल में कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं और इसलिए उसका नाम माया रखा गया था क्योंकि वो बस एक मेड अप नेम था ताकि लोग उस पर कैसे भी करके शक ना कर पाए। वो तो शुरुआत से ही उर्वी से प्यार करता था और उसके लिए ये सब बलि दे रहा था, लेकिन उसे खुद ये आइडिया नहीं था कि नरेंद्र प्रताप को तो देवनाथ ने खुद ही यहाँ पागल बनाया था उसकी बीवी से शादी करने के लिए क्योंकि उसका उसके साथ अफेयर था और वो भी नरेंद्र प्रताप की तरह यहाँ इम्पोर्टेंसी के चलते और प्यार के चलते पागल हो चुका था। अब एक दुख और तकलीफ पूरे परिवार को जकड़ चुकी होती है जिनके साथ उनको हमेशा जीना पड़ेगा। और गाँव वालों को भी अब समझ आ गया था कि हैजा की बीमारी वहाँ पर किसी कर्ज की वजह से नहीं हुई थी बल्कि उसको आना था इसलिए हुई थी। और बूम, इसी के साथ में श्वेतकाली सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी श्वेतकाली सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और आपने नोटिस किया होगा कि इस सीरीज का जो स्ट्रक्चर है ना, स्टार्टिंग की जो कहानी है वो बिल्कुल माँ जैसी ही है, वही पुरानी हवेली टाइप की, वही यहाँ पर बलि देना और बिल्कुल सेटअप स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर था। और यहीं से ही माँ मूवी के स्ट्रक्चर को भी उठाया गया है, मतलब यहीं से इस चीज की इंस्पिरेशन ली गई है, जिसके साथ वहाँ पर और भी कहानी जैसे कि सुपरनैचुरल एंगल को ऐड कर दिया गया है, जिसके चलते आपकी माँ मूवी तैयार हो गई। अब देखो माँ मूवी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, इन केस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी बात रही श्वेतकाली सीरीज की, तो कहीं ना कहीं ये डायन सीरीज से भी मिलती जुलती है, जहाँ पर कई सारी ऐसी बेकार प्रथाएं होती हैं जो कि चलती रहती हैं, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करा गया है। बाकी सीरीज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पर ऐसा कुछ समझाने जैसा है नहीं। लाइक यहाँ पर वही कहानी है कि गांव का जमींदार होता है, उसकी ये हवेली थी और वो यहाँ इंटीमेसी नहीं कर पाता था, जिसके चलते जो देवनाथ होता है वो उसको सजेस्ट करता है कि उसे ये सारी बलि देनी चाहिए, जबकि वो खुद उसकी दूसरी बीवी से प्यार करता था, वो दोनों अफेयर में थे, जिसके चलते उसने यहाँ पर जमींदार को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा किया था, ताकि वो गाँव वालों के सामने ऐसा दिखा देगा कि यहाँ पर ये जो जमींदार है वो गंदा इंसान है और वो लोगों की बलि देता है, जिसके चलते देवनाथ और जमींदार की दूसरी बीवी उसका सारा पैसा लेके भाग गए थे। सेम चीज अब कई सालों बाद अरुण के साथ हुई, वो भी सेम टू सेम यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है और वो उर्वी से प्यार करता था, उसके प्यार को पाने के लिए उसने ये सब किया। और दोस्तों रिसेंटली मैंने एक कन्नड़ा हॉरर मूवी का एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है छू मंतर। इनके हिसाब ने मिस कर दी है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। साथ ही साथ मैगन 2.0 का भी एक्सप्लेनेशन आ चुका है, तो आपने मिस किया है उसको भी जाकर देखिए, सारे ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए